हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमें दो टॉपिक कंप्लीट किए थे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। आज हम संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो संकुल यौगिक जो बनते हैं, जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके स्थायित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हमें पता है कि जो संकुल यौगिक बनते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स, वो मेटल और लिगेंड के संयोजन से बनते हैं। अब मेटल और लिगेंड के संयोजन से बनते हैं तो मेटल और लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो बंधन जितना मजबूत होगा, मेटल जो होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। इस तरह से यानी मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे, संकुल यौगिक जो है वो कब स्थायी होगा, जब इनके मध्य धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध बन रहा है वो क्या होगा, मजबूत होगा, तो वो मेटल कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। इसका मतलब मेटल और लिगेंड के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाले जितने भी फैक्टर हैं जो मेटल के और लिगेंड के बीच को क्या करेंगे, अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, और जितने भी ऐसे फैक्टर जो अट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं वो इसके स्थायित्व को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस तरह से धातु और लिगेंड की प्रकृति, धातु की प्रकृति और लिगेंड की प्रकृति ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं संकुल यौगिकों के स्थायित्व। क्योंकि संकुल यौगिक बनाने में धातु और लिगेंड का यूज होता है और इनके मध्य जितना आकर्षण अधिक होगा, बंधन उतना ही, बॉन्ड जो होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो स्थायी उतना ही अधिक होगा। इस तरह से धातु के नेचर और यानी मेटल की कौन सा मेटल आयन जो है उसके नेचर और लिगेंड के नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं धातु आयन की प्रकृति। तो धातु आयन की प्रकृति के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा, धातु आयन की प्रकृति के अंदर आवेश तथा आकार। फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, आवेश तथा आकार। तो धातु आयन की जो प्रकृति होगी उसके अंदर आवेश, धातु का आवेश कैसा है और आकार कैसा है। यदि धातु का आवेश और आकार की बात की जाए तो यहाँ हम देखते हैं कि संकुल यौगिकों का स्थायित्व, संकुल यौगिकों का स्थायित्व संकुल यौगिक का आयनिक विभव बढ़ने पर बढ़ता है। यानी संकुल यौगिकों का जो स्थायित्व है वो आयनिक विभव बढ़ने पर उस स्थायित्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब आयनिक विभव क्या होता है, आयनिक विभव होता है संकुल यौगिकों का आयनिक विभव जो होता है वो होता है धनायन का आयन पर आवेश और धनायन का आकार। अर्थात कि धनायन पर आवेश यानी मेटल कॉम्प्लेक्स पर, जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके जो धातु आयन है उसका अगर ऑक्सीडेशन यानी आवेश की मात्रा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, +2 से +3, +3 से +4, +4 से +5, इस तरह से जितना ज्यादा क्या होगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो आवेश की मात्रा बढ़ने पर उसका
जो आयनिक विभव है वो भी बढ़ेगा, और आयनिक विभव बढ़ेगा तो उस स्थायित्व भी बढ़ेगा, उस संकुल यौगिक का स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी आवेश आयनिक विभव जो होता है वो आयनिक विभव आकार के तो क्या होता है, आवेश के क्या होगा, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आकार के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ऐसा धनायन, ऐसा धातु आयन जिसका आकार छोटा होगा और उस पर आवेश का मान अधिक होगा, वो जो संकुल बनाएगा लिगेंड के साथ, वो संकुल क्या होगा, स्थायी होगा। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन जो होता है, आयरन +2 और आयरन +3 दोनों ही संकुल बनाते हैं, पर आयरन +3 के द्वारा जो संकुल बनता है वो अधिक स्थायी होता है, किसके कंपैरिजन में, आयरन +2 के कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ दोनों ही धातु क्या है, सेम है, और जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, अलग अलग है। तो इन दोनों के द्वारा जो संकुल बनाया जाएगा, इसके अंदर +3 के द्वारा जो संकुल बनेगा वो +2 के कंपैरिजन में क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे आयरन +2 जो है, हम संकुल बनाते हैं आयरन हेक्सा, ये जो संकुल होगा -3 आयरन साइनाइड -4, इसके कंपैरिजन में, यानी हेक्सा साइनोफेरेट जो है थर्ड, हेक्सा यहाँ पर हेक्सा साइनोफेरेट जो है थर्ड, यानी FeC -3 जो है ये ज्यादा स्टेबल है FeCN6 -4 के कंपेरिजन, क्योंकि इसकी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो कितनी आएगी, +3, और इसकी कितनी आती है, -2। तो इस तरह से इसके कंपेरिजन में कौन सा जो धातु जो संकुल बनेगा आयरन के द्वारा, ये भी एक आयरन है, ये भी एक आयरन, लिगेंड दोनों में ही सेम है, लिगेंड की संख्या दोनों में ही सेम है, बस फर्क कितना है, इसके अंदर आयरन जो है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसके अंदर कितनी है, +2। तो +3 वाला जो है वो स्टेबल बनाएगा, क्योंकि उसका आयनिक विभव जो है वो क्या होगा, अधिक होगा, और आयनिक विभव अधिक होगा यानी आवेश की मात्रा अधिक होगी, और आवेश की मात्रा अधिक होगी तो क्यों, क्योंकि आवेश जितना अधिक होगा, प्लस चार्ज जितना अधिक होगा, तो वो नेगेटिव, लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जितना प्लस होगा वो नेगेटिव को उतना ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज बनने पर लिगेंड और मेटल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। और आकार छोटा, आकार अगर धातु आयन का छोटा होगा तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है यानी उसका नाभिक जो है उसको उसकी और उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन यानी बंद के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और दूरी जितनी कम होगी अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और जितना अट्रैक्शन अधिक होगा संकुल का स्थायित्व उतना ही बढ़ेगा। यानी दोनों ही फैक्टर, जैसे आवेश बढ़ेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है उनको उतना ही अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से जैसे पॉजिटिवली चार्ज कौन सा हो गया, नाभिक भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आकार इतना छोटा होगा यानी बॉन्ड के सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो अट्रैक्शन होगा, जो डिस्टेंस होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इसी कारण से भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसलिए आवेश बढ़ने पर यानी आयनिक विभव बढ़ेगा तो उसका स्थायित्व भी बढ़ता है। और आकार यानी धनायन का आवेश क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, और आकार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस तरह से वे संकुल, वे धातु आयन जो आकार में छोटे होते हैं और आवेश की मात्रा उच्च होती है, तो वे क्या करते हैं, स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। इसका एक एग्जांपल, ये तो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के ये हो गया एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेरिलियम और एक बनता है MgOH। इन दोनों के कंपैरिजन में जो स्थायी संकुल बनता है ये बनता है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये संकुल स्थायी होता है, क्योंकि बेरिलियम का आकार जो होता है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में छोटा होता है, और इसका आकार इसके कंपैरिजन में क्या होता है, ये आकार
बड़ा होता है। आकार किसका बड़ा होता है? मैग्नीशियम का। इस कारण से ये जो संकुल होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। तो आपको ये कह दिया जाए कि इन दोनों संकुल के कंपैरिजन करो, कौन सा स्थायी होगा, तो क्या किस आधार पर निकालोगे, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या है? 10 की 2 है। तो किस आधार पर आप फाइंड करोगे? और OH दोनों में सेम है। बेरिलियम जो है उसका आकार छोटा होता है मैग्नीशियम, क्योंकि हम ऊपर से पीरियोडिक टेबल के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम ऊपर से अप टू डाउन आते हैं, तो आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए ये संकुल क्या होंगे? इसमें किसका आकार छोटा है? यदि किसका होगा? किसके कंपैरिजन में? मैग्नीशियम के कंपैरिजन। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट जो है नेचर देखते हैं उसका, धातु की सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया धातु आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्षमता। धातु आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्षमता, इलेक्ट्रोग्राही क्षमता जितनी अधिक होगी, यानी धातु आयन जितना इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, वो उतना ही क्या होगा? स्थायी सर्कुल बनाता है। क्योंकि धातु मेटल और लिगेंड के, मेटल जो है लिगेंड से क्या करता है? लोन पेयर जो होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उसको अपने खाली कक्षक के अंदर एक्सेप्ट करता है और इससे क्या बनता है? संकुल का निर्माण होता है। तो संकुल जो है वो किससे बनता है? धातु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध बनता है? उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध क्या होता है? जिसमें लिगेंड अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर को धातु के खाली कक्षक के अंदर क्या करता है? डोनेट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो इसी कारण से धातु आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्षमता जितनी अधिक होगी, लिगेंड से जितना इजीली वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो धातु जो संकुल बनेगा वो संकुल उतना ही क्या होगा? स्थायी होगा। संकुल का स्थायित्व उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। तो इस धातु आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्षमता के आधार पर धातु को 2 भागों में बांटा गया, ए श्रेणी तथा बी श्रेणी। इसको कहा जाता है धातु की, इसे अम्लीय प्रवृत्ति भी कहा जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति के आधार पर, यानी अम्लीय गुण जितना अधिक होगा, और इसमें अम्लीय गुण ऐसे जिनका अम्लीय गुण क्या होगा? क्योंकि ऐसे लुईस के अनुसार लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें लुईस एसिड कहा गया। ठीक है। तो वो ए श्रेणी में रखे गए, और ऐसे जो लुईस एसिड, लोअर लुईस एसिड होते हैं, उन्हें बी श्रेणी में रखा गया। तो अब ए और बी के आधार पर ऐसे जैसे हाइड्रोजन और क्षारीय मृदा धातुएं, हाइड्रोजन और क्षारीय मृदा धातुओं में जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया और हाइड्रोजन हो गया, जिंक है। तो ए श्रेणी, इनको किस श्रेणी में रखा गया? ए श्रेणी के अंदर। और रोडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, इनको किसके अंदर रखा गया? बी श्रेणी के अंदर। ये कहा गया कि जो ए श्रेणी की धातुएं हैं वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़कर स्थायी संकुल बनाती हैं, और बी श्रेणी की जो धातुएं हैं वो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ क्या करती हैं? स्थायी संकुल बनाती हैं। अगर ए श्रेणी की धातुओं को फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो जो संकुल बनेगा वो अस्थायी होता है, और इनको अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करवाई जाए तो वो संकुल जो बनेगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा। तो इस प्रकार से ए श्रेणी की धातुएं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़कर स्थायी संकुल बनाती है, जबकि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जो है वो किसके साथ? अस्थायी संकुल, इसके साथ स्थायी संकुल बनाती हैं। तो ऐसा क्या होता है? क्योंकि देखो ए श्रेणी की जितनी धातुएं होती हैं, इन ए श्रेणी की धातुओं के अंदर डी कक्षक जो होता है वो क्या होता है? रिक्त होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है। ए श्रेणी की धातुओं का जो डी कक्षक है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, और इस कारण से और जो फ्लोरीन और
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, F-O-2 और नाइट्रोजन -3, इनके जो p ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं, फुलफिल होते हैं p ऑर्बिटल। तो ये फुलफिल होने के कारण यानी p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है d ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और इस तरह से p पाई d पाई बॉन्डिंग करते हैं और एक बंद जो क्या बनता है, मेटल को लिगेंड जो है अपने लोन पे डोनेट करता है। ये बॉन्ड तो कौन सा बनता है, उपसहसंयोजन, यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड, हम कह सकते हैं इसको सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। उपसहसंयोजक बंद होता तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है और इसके अंदर भी शेयरिंग ही होती है, पर एक शेयर करने वाला जो पेयर है वो कौन सा है, शेयर करने वाला कौन होगा, एक ही होगा, लिगेंड, लिगेंड के द्वारा शेयरिंग की जा रही है, ठीक है। पर इस तरह से ये कौन सा हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक दूसरा बंध बनता है जिसमें जो लिगेंड है अपने p ऑर्बिटल जो फुलफिल है उसको किस में देता है, d के अंदर, और p पाई d पाई बॉन्डिंग लिगेंड मेटल बॉन्डिंग करता है और इस कारण से इस एक्स्ट्रा बॉन्डिंग के कारण जो स्थायी संकुल बनता है वो क्या हो जाता है, स्थायी बनता है। जैसे स्कैंडियम का हम जो देखते हैं तो D1 आता है, ठीक है। स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो D1 आता है, फिर हम स्कैंडियम के बाद इसमें D2 आता है, तो इनके D कक्षक क्या है, खाली है। और आप फ्लोरीन का लिखोगे तो फ्लोरीन के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक F- के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो एक एक्सेप्ट कर लेगा तो ये फुलफिल हो गया। तो फुलफिल से किसमें डोनेट कर देता है, D इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इसी तरह से और B श्रेणी के अंदर क्या होता है, B श्रेणी के अंदर क्या होगा, जो B श्रेणी के इलेक्ट्रॉन जो धातुएं हैं वो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ स्थायी संकुल बनाती हैं, क्योंकि B श्रेणी के अंदर जो D, इनका जो D कक्षक होता है वो फुलफिल होता है और फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन इनका जो D कक्षक होता है वो एम्प्टी होता है, यानी रिक्त होता है। तो यहाँ से यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, यानी इसके अंदर जो मेटल है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करता है, लिगेंड को डोनेट करता है। और यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन, जो डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन किसके कक्षक में, फास्फोरस के कक्षक में डी या सल्फर के या क्लोरीन में दी जाती है। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है उसे कहा जाता है डी पाई पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। और डी पाई बैक बॉन्डिंग के कारण जो ये बॉन्ड होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके अलावा जो बॉन्ड बनेगा, इस कारण से जो संकुल बनता है रोडियम पैलेडियम जो संकुल है वो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ जो संकुल बनाते हैं वो डी पाई बॉन्डिंग के कारण स्थायी संकुल बनाते हैं। और ये जो ए श्रेणी के संकुल है वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के कारण इनके साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से धातु आयन की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्षमता है उस आधार पर इनको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट जो देखते हैं धातु आयन की प्रकृति, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पॉइंट है धातु आयन की विद्युत ऋणता। तो हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रॉन जो संकुल बनता है, संकुल का जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है, धातु और लिगेंड के मध्य आकर्षण, लिगेंड जो है वो धातु को क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। और लोन पेयर जितना आसानी से डोनेट करेगा या धातु जो है जितने आकर्षण के साथ धातु आयन की विद्युत ऋणात्मक, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को
खींचेगा आकर्षण के साथ, उतनी ही क्या होगा, जो मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होगी वो उतनी ही क्या होगी, मजबूत होगी। और ये बॉन्डिंग हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ये बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी और बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी वो उसका स्थायित्व जो होगा उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी जो होगी वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह से धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि नाभिक का आकर्षण। पॉजिटिव चार्ज हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन यानी नाभिक का आकर्षण। नाभिक का आकर्षण जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही तेजी से खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा वो बॉन्ड जो बनेगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होने पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होने पर उसका जो स्टेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, उच्च होती है। उस संकुल, उसके द्वारा जो संकुल बनाया जाता है उसके स्थायित्व भी क्या होगा, उच्च होता है। तो इस तरह से हमारी धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी धातु की जितनी भी नेचर है वो कंप्लीट होते हैं जो उसके स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो हमने फर्स्ट देखा आकार और आवेश, तो या ये कहे आयनिक विभव, तो आकार, स्थायित्व, स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व, संकुल, का स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेश के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आकार के। फिर इसके साथ ही हमने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्षमता, तो उसके अंदर हमारे दो प्रकार की होगी, यानी ए श्रेणी के धातुएं जो होगी वो हमेशा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ स्थायी संकुल बनाएगी, और बी श्रेणी की जो धातुएं होती हैं वो हमेशा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के साथ स्थायी संकुल बनाती हैं। इनमें स्थायी संकुल बनने का रीजन होता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, और इनमें स्थायी संकुल बनने का रीजन होता है डी पाई बॉन्डिंग। इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग के अंदर मेटल लिगेंड, मेटल बॉन्ड बनता है, और इसके अंदर मेटल लिगेंड बंध बनता है, जिसमें मेटल के द्वारा लिगेंड को दिए जाते हैं और इसमें लिगेंड के द्वारा मेटल। ये बॉन्ड जो होते हैं ये सिग्मा उपसंयोज बंध के अलावा होते हैं। इसके अंदर हमारी धातुएं कौन कौन सी आती है, स्कैंडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम हो गया, क्रोमियम है, जिंक है, इसमें मैग्नीज है, कोबाल्ट है, रोडियम है, पैलेडियम है। तो ये सारी धातुएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं। इस तरह से हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे संकुल यौगिकों को स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक में कौन से, लिगेंड की प्रकृति। ठीक है, थैंक यू।